सुनाओ शाह जी, कैसे दिन गुजरे? मिर्जा ताहिर हुसैन ने वापस आते ही इस्माइल को बुलवा लिया था। बहुत बेहतर सर। इस्माइल का लहजा मौद्दबाना था, मगर उसमें छुपे गुज़श्ता 3-4 रातों के भेद ने उसे कोई अजीब रंग दे दिया था। ताहिर हुसैन ने पूछा, शहजादी ने तंग तो नहीं किया? इस्माइल बोला, नहीं नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा। मिर्जा की अच्छा खासी मानी खेज थी, मगर इस्माइल उसकी हकीकत से नावाकिफ था, इसलिए ध्यान न दे सका। बहरहाल अगर कोई बात हुई भी हो तो उसे दिल पर मत लेना, वो अल्हड़ और नादान बच्ची है और दुनियादारी से नावाकिफ है। इस्माइल ने कहा, नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ। शहजादी ने मेरा बहुत ख्याल रखा और आपकी कमी बिल्कुल महसूस न होने दी। ताहिर हुसैन बोला, चलो ये तो अच्छा हो गया। अब बताओ, सुबह ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हो? इस्माइल ने कहा, एकदम तैयार सर। ताहिर हुसैन ने कहा, इस्माइल शाह, मैं एक बात अभी से साफ कर दूं ताकि तेरे दिल में कोई गलत फहमी पैदा न हो। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, भारत का दुश्मन नंबर 1। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और माशरे में फैली नाइंसाफी से मुत्तफिक हूँ। मेरी नजर में ये माशरा इंडिया की गैर मुस्लिम हुकूमत से 1000 गुना ज्यादा बुरा है। मैं इनकलाब का मुतमन्नी हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ जाए कि गरीब को उसका हक मिले, अदालतों में अदलो इंसाफ हो, इंसानियत की हुक्मरानी हो और वो सब कुछ हो जो कि एक आइडियल माशरे के लिए तसव्वुर किया जा सकता है। लेकिन इस मकसद के हुसूल के लिए मेरी इनफरादी कोशिशें किसी काम आने वाली नहीं। इसके लिए बड़े पैमाने पर मेहनत करना होगी, लोगों के जहन को हमवार करना होगा, उन्हें एहसास दिलाना होगा कि इस मुल्क के लिए इनकलाब कितना जरूरी है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि चंद इस्माइल शाहों को उनका हक दिलाने के लिए कुछ जिद्दोजहद कर लूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ट्रेनिंग सेंटर में तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ कुछ और जवान भी हैं जो इसी माशरे के डसे हुए हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर सरहद पार है। इससे पहले हमने ये सेंटर लाहौर में बनाया था, मगर उसकी सुनगुन हुक्मरान जमात को मिल गई और मुख्तलिफ हथकंडों से इस सेंटर को तबाह कर दिया गया। मजबूरन इस काम के लिए मुझे सरहद पार जगह तलाश करनी पड़ी। उस जगह इंडिया की हुकूमत और एजेंसियों की लाइल्मी में हमने सारा सेटअप तैयार किया हुआ है। वहाँ आप लोगों को तकरीबन 15 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वापसी पर याद रखना, आपने 3 साल हमारे लिए काम करना होगा और उसके बाद भी अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे, और अगर अलहदा होना चाहें तब भी आपकी मर्जी चलेगी। हमारे लिए इतना इत्मीनान काफी होगा कि हमारे साथ इत्तेफाक करने वाला एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जो वक्त पड़ने पर हमारे साथ शाना बशाना खड़ा हो सकता है। इस्माइल ने कहा, ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर एतमाद करते हुए सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुझे आपकी सारी शराइत मंजूर हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मैं इस सिलसिले में आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी दरखास्त भी है। ताहिर हुसैन ने पूछा, वो क्या? इस्माइल शाह ने कहा, ट्रेनिंग के बाद मैं सबसे पहले अपने वालिदैन और बहन के कातिल से बदला लेना चाहूंगा। ताहिर हुसैन ने कहा, ये तुम्हारा हक है और इस सिलसिले में तुम्हें जितनी भी मदद दरकार होगी उसके लिए मैं और मेरे आदमी हाजिर होंगे। इस्माइल ममनूनियत से बोला, थैंक्स सर। ताहिर हुसैन ने पूछा, और कुछ? इस्माइल ने कहा, नहीं सर, अब मैं इत्मीनान से ट्रेनिंग कर सकूंगा। ताहिर बोला, गुड, अब जाओ आराम करो क्योंकि तुमने सुबह सवेरे रुखसत होना है। और इस्माइल सलाम करके अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पाशा उर्फ ताहिर हुसैन, जो इस्माइल के कमरे से निकल जाने के बाद जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था, चौंक गया। यस, आ जाओ। दरवाजा खोलकर पार्वती अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर पाशा उठ बैठा। आओ पार्वती, कैसी हो? वो बुझे बुझे लहजे में बोली, महाराज की कृपा से ठीक हूँ। ताहिर हुसैन ने पूछा, तुम परेशान लग रहे हो, कहीं इस्माइल शाह को लाइन पर लाने में नाकामी तो नहीं हुई? पार्वती बोली, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, ये हो सकता है कि हुजूर की दासी किसी पर नजरे इनायत करे और मुखालिफ के लिए बच निकलना मुमकिन हो। ताहिर हुसैन ने पूछा, तो फिर कैसा रहा? वो बोली, शेर के मुंह को गोश्त और खून लग चुका है, अब शिकार नजर आने की देर है। वो तहसीन आमेज लहजे में बोला, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर छाए परेशानी के तासुरात की वजह समझने में मुझे नाकामी हो रही है। वो बोली, महाराज, बस एक विनती करनी थी आपसे। ताहिर हुसैन इश्तियाक से बोला, हाँ हाँ बोलो। पार्वती को अपना मुद्दा जबान पर लाने में मुश्किल हो रही थी। बोली, वो दरअसल अगर। ताहिर हुसैन ने कहा, पार्वती खुलकर बताओ। वो बोली, महाराज, मैं चाह रही थी कि शाहजी को अगर अगले हफ्ते ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, मेरा मतलब है 1 हफ्ता मजीद मैं उसे। पार्वती नजरें झुकाए अपनी धुन में बोलती चली गई,
मगर जैसे ही उसने नजर उठाकर मिर्जा ताहिर की तरफ देखा, उसे मिर्जा के तासुरात देखकर आगे बोलने की जुर्रत न हुई। क्षमा चाहती हूँ मैं महाराज, मेरा मतलब। ताहिर हुसैन गुस्से से धाड़ा, शट अप, तुम्हें कहा था कि उसे अपना आदी बनाओ, उल्टा तुम उस पर शैदाई हो गई हो। भारत माता की बेटियां ऐसी नहीं हुआ करती, समझी? पार्वती बोली, महाराज आप गलत समझे, मेरा मतलब ये नहीं था। वो नदामत से हाथ मरोड़ रही थी। ताहिर हुसैन ने कहा, पार्वती मुझे पढ़ाने की कोशिश न करो, चली जाओ, तेरे पास आज की रात है, कल सुबह इसने हर हाल में निकल जाना है। और याद रखना, ये तुम्हारे लिए पहला चांस था, अगर दोबारा ऐसा मौका दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पार्वती नमस्कार करते हुए थके कदमों से कमरे से निकल गई। इस्माइल के साथ गुजारे चंद दिन उसकी जिंदगी का सरमाया थे। शायद बकिया जिंदगी उसे इन्हीं ख्यालों में गुजारनी पड़ती। भारत माता के लिए एक मर्तबा फिर उसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ गई थी। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे, पाकिस्तानी ISI के कारनामे, मुल्क की खातिर कुर्बानियां, स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। औरंगजेब के लिए वो जिंदगी के बदतरीन लम्हात थे। उन दोनों जल्लादों के सामने 5 मिनट में उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो बहुत से ऐसे जराइम भी अपने सर लेने को तैयार हो गया था जिनके मुतालिक उसने कभी सोचा भी नहीं था। मगर उसकी बदकिस्मती कि वो दोनों ना तो कुछ बोलने पर आमादा थे और ना ही कुछ सुनने पर, बस खामोशी से अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए थे। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया था मगर उनके कानों पर जूं भी न रिंगी। औरंगजेब उनके सीनियर के साथ किए गए बर्ताव पर पशेमान था। अगर उसे पता होता कि उनकी तफ्तीश का तरीकाकार क्या है तो शायद वो ऐसी गलती कभी न करता और फिर जाने कितनी सदियों बाद बंद कमरे का दरवाजा खोलकर वो शख्स अंदर दाखिल हुआ जो उसे इन जल्लादों के हवाले कर गया था। उसे देखते ही वो चीख पड़ा, खुदा के लिए भाई साहब मुझे इन जल्लादों से बचाओ, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है, बस इन्हें कमरे से निकाल दो, मैं सब बता दूंगा। उसने दोनों जल्लादों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और कुर्सी घसीट कर औरंगजेब के रूबरू बैठ गया। अगर पहले तुम हठ धर्मी का मुजाहरा न करते तो शायद तुम्हारी ये दुर्गत न बनती। बहरहाल एक लिहाज से तो अच्छा हुआ कि कम से कम तुम्हें ये तो पता चल गया कि कुछ छुपाने या गलत बयानी करने पर तेरे साथ क्या सलूक हो सकता है। जवाबन औरंगजेब अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर रह गया। नौजवान ने कहा, अब शुरू हो जाओ। औरंगजेब ने कहा, आप पूछें जो पूछना चाहते हैं। नौजवान ने पूछा, खादिम हुसैन को कब से जानते हो? औरंगजेब के लहजे में हैरानी थी। कौन खादिम हुसैन? नौजवान ने कहा, वही जिससे चंद दिनों पहले होटल के अंदर सौदेबाजी हो रही थी। औरंगजेब ने कहा, मुझे उसने अपना नाम अरशद बताया था। नौजवान बोला, चलो अरशद सही, उसको कब से जानते हो? औरंगजेब बोला, 1.5 माह से जानता हूँ। नौजवान ने पूछा, इससे पहले कितनी मर्तबा उसके लिए काम कर चुके हो? औरंगजेब बोला, 1 बार, ये दूसरी दफा था। नौजवान ने पूछा, इसके अलावा किस किस के साथ तेरे रवाबित हैं? औरंगजेब बोला, इससे पहले मुनव्वर हुसैन नामी शख्स के लिए भी 2 मर्तबा काम किया था, उसे मैं शक्ल से पहचानता हूँ, उसकी रिहाइश से ना वाकिफ हूँ। नौजवान ने कहा, मिस्टर औरंगजेब, मुझे सिर्फ सच सुनने में दिलचस्पी है। औरंगजेब बोला, सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप किसी भी जरिए से तस्दीक कर सकते हैं। नौजवान ने पूछा, मुनव्वर हुसैन से तुम्हारी मुलाकात किसने करवाई थी? वो बोला, मतलूब ने। नौजवान ने पूछा, ये मतलूब कौन है? वो बोला, क्लर्क है, मुझसे 5 साल सीनियर है और ब्रांच का हेड है। उस दिन अरशद यानी खादिम हुसैन अपनी गुफ्तगू में उसी मतलूब का हवाला दे रहा था। नौजवान ने कहा, गुड, तुमने अगले सवाल से पहले उसका जवाब दे दिया। बहरहाल ये बताओ कि तुम दोनों के अलावा तुम्हारे दफ्तर में और कौन कौन इस काम में मुलव्विस है? वो बोला, सॉरी सर, अगर कोई है भी तो मैं उससे ना वाकिफ हूँ। नौजवान ने पूछा, मुनव्वर हुसैन का हुलिया कैसा है? वो बोला, सांवला रंग है, दरमियाना कद, छरीरा बदन, घुंघराले बाल, छोटी आंखें, पकोड़ा सी नाक, दाएं नथने पर मोटा सा मस्सा। उसने बड़ी तफसील से मुनव्वर हुसैन का हुलिया दोहरा दिया।
नौजवान ने पूछा उससे किस जगह ये मुलाकात हुई थी। वो बोला उससे भी बाबूजी होटल में ही मुलाकात हुई थी और उसी जगह उसकी मतलूबा चीज उसके हवाले की थी। नौजवान ने कहा उनसे पैसों की वसूली का तरीकाकार क्या है। औरंगजेब बोला सामान की वसूली से एक दिन पहले मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। नौजवान ने कहा मतलूब के साथ कभी इस मौजू पर खुलकर बातचीत हुई है। वो बोला नहीं, वो बहुत रिजर्व रहने वाला आदमी है। वो शायद कभी भी मुझे हमराज न बनाता, मगर मजबूरी ये बनी कि जिस फाइल का वो मुनव्वर हुसैन से वादा कर बैठा था वो मेरी ब्रांच से मुताल्लिक थी। यूं समझे कि मेरी कस्टडी में थी और उसे बादले नखास्ता मेरा सहारा लेना पड़ा। नौजवान ने कहा तुम्हारा ही क्यों, वो किसी और को भी ये ऑफर कर सकता था या शायद किसी और को उसने ये ऑफर की भी हो। औरंगजेब ने नफी में सर हिलाया नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि एक तो मेरी साबिका शोहरत अच्छी नहीं थी, दूसरा वो फाइल बराह रास्त मेरी कस्टडी में है। अगर वो किसी और का सहारा लेता तो बीच के आदमी को भी मेरी मदद लेनी पड़ती। नौजवान ने पूछा साबिका शोहरत से तेरी क्या मुराद है। वो बोला सर गरीब लोग हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए ऊपर की आमदन का बंदोबस्त करना पड़ता है। मेरा मतलब है अरशद से मुलाकात के वक्त उसका कोई दूसरा साथी भी तेरे सामने आया है। वो बोला नहीं। नौजवान ने पूछा अच्छा कौन कौन सी मालूमात उनके हवाले कर चुके हो। वो तफसील से उन दस्तावेजात के मुताल्लिक बताने लगा जो वो खादिम हुसैन और मुनव्वर के हवाले कर चुका था। उसके बाद भी उस शख्स ने काफी देर औरंगजेब को सवालात में उलझाए रखा और फिर जिस वक्त अपने ताईं वो औरंगजेब से तमाम मालूमात निचोड़ चुका तो खड़ा होते हुए बोला मिस्टर औरंगजेब दुआ करो कि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाए, क्योंकि हम सच बोलने का सिर्फ एक मौका दिया करते हैं। अगर बंदा उससे फायदा उठाते हुए सब कुछ बोल दे तो ठीक है, वरना अगली बार उससे कुछ पूछने की बजाय उगलवाया जाता है जिसके उन्वान से तुझे मुतारिफ करवा दिया गया है। अगर तेरी बातों में झूठ की आमेजिश पाई गई तो तफसील में जाकर देख लोगे। औरंगजेब बोला अगर मेरी बातें हर्फ बहर्फ दुरुस्त पाई गईं तो क्या मेरे साथ कोई रियायत बरती जाएगी। नौजवान इत्मीनान से बोला हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी रियायत ये होती है कि हम किसी बंदे के साथ ऐसा सलूक न करें जो थोड़ी देर पहले तेरे साथ हो चुका है, और अगर तेरी बातें दुरुस्त साबित हुई तो तू इस रियायत का मुस्तहिक होगा। औरंगजेब बोला अगर मुझे मेरे अंजाम से बाखबर कर दिया जाता। नौजवान ने कहा नहीं, ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि तेरे मुतालिक फैसला करने का इख्तियार किसी और अथॉरिटी के पास है। औरंगजेब बोला मेरे बीवी बच्चे परेशान होंगे। नौजवान ने कता कलामी की नामुमकिन। बीवी को तुम्हारे मोबाइल से कॉल करके ये बता दिया गया है कि तुम चंद दिनों के लिए सरकारी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हो। इसी तरह तुम्हारे दफ्तर फोन करके चंद दिन की छुट्टी भी ले ली गई है। औरंगजेब हैरानी से बोला मगर वो कैसे। नौजवान ने कहा बहुत आसान है, हमारे पास ऐसे माहिर नक्काल मौजूद हैं जो हूबहू किसी की भी आवाज में गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते हैं, और मोबाइल फोन में मेरा ख्याल है सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है, तस्वीर नजर नहीं आती। नौजवान के पास हर बात का जवाब मौजूद था। औरंगजेब खामोशी से आंखें बंद करके अपने तारीक मुस्तकबिल पर आंसू बहाने लगा। अपने बीवी बच्चों की सूरत उसे माजी का सुहाना सपना महसूस हो रही थी। वो किसी से गिला करने के भी काबिल नहीं था कि ये रास्ता उसने खुद इख्तियार किया था। शायद उसके बचाव की कोई सूरत निकल सकती थी, मगर कैसे। या अल्लाह इस दफा बचा ले, आइंदा मर जाऊंगा मगर मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। उसके लबों पर तौबा के अल्फाज मचले और वो सिसकी भरकर रह गया। इसी कमरे से मुत्तसिल दूसरे कमरे में एक उधेड़ उमर शख्स टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले औरंगजेब पर नजरें जमाए उससे पूछगिछ करने वाले शख्स से मुखातिब हुआ आतिफ साहब, मेरा ख्याल है इसने कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की। आतिफ बोला जी सर। उसका मौद्दबाना लहजा इस बात का मजहर था कि वो अपने सीनियर से महवे कलाम है। सीनियर ने कहा तुम्हारी क्या राय है बेग साहब। इस बार वो अपने साथ सोफे पर बैठे आदमी से मुस्तफसिर हुआ। बेग नामी शख्स ने भी आतिफ की तायद की। बोला इसकी आंखों के तासुरात, लहजे का उतार चढ़ाव, मुख्तलिफ आज़ा की हरकत, जबान की रवानी, सारी बातें इसकी सदाकत पे शाहिद हैं। सीनियर ने पूछा तो अब इसके साथ क्या किया जाए। बेग हंसते हुए बोला सिद्दीकी साहब ये सोचना आपका काम है। सीनियर ने कहा आतिफ आप क्या कहते हैं। आतिफ ने कहा सर वतन के साथ अदना गद्दारी करने वाला भी मेरी नजर में वाजिबुल कत्ल है, मगर कभी कभी मसलहत से भी काम लेना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है मुजरिम की जिंदगी उसकी मौत से ज्यादा कीमती हो। सिद्दीकी साहब हैरानी से बोले मैं समझा नहीं। आतिफ ने कहा सर मेरा मतलब है अगर हम औरंगजेब को उसके जुर्म की सजा देते हुए मौत के घाट उतार देते हैं तो इसकी गुमशुदगी से एक तो मुजरिम चौकन्ने हो जाएंगे, दूसरा मतलूब भी अपनी सरगर्मियां तर्क कर देगा। अगर हम इसे तंबीह करके छोड़ दें तो गो मुजरिम
मुजरिम खादिम हुसैन वाले केस की वजह से इसके करीब नहीं आएंगे, मगर ये इम्कान मौजूद है कि वो मतलूब से राब्ता करने की कोशिश करें। इसके अलावा औरंगजेब जान बख्शी की कीमत पर अपने दफ्तर में मौजूद मशकूक सरगर्मियों वाले क्लर्कों पर नजर रख सकता है। खुसूसन मतलूब की निगरानी के लिए इससे अच्छा आदमी और कोई नहीं हो सकता। आतिफ की वजाहत से सिद्दीकी और बेग के चेहरों पर तहसीन आमेज तासुरात नमूदार हुए। मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ आतिफ, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। आतिफ ने पूछना मुनासिब समझा, इसका मतलब है औरंगजेब को रिहा कर दें सर? सिद्दीकी साहब खुश दिली से बोले, इसके मुतालिक फैसला करने का इख्तियार मैं आपको तफवीज कर रहा हूँ। आतिफ ने कहा, इसके बावजूद मैं आपकी राय और मशवरे का मोहताज हूँ। सिद्दीकी साहब खड़े हो गए, बोले, हम हरदम तेरे साथ हैं। उसके साथ बेग भी उठ गया। अब हम चलते हैं, तुम औरंगजेब के मुतालिक हतमी फैसला करके उस पर अमल करो और बदरुद्दीन साहब को दिखाने के लिए मुफस्सल रिपोर्ट भी तैयार कर देना ताकि उन्हें ब्रीफ किया जा सके। ठीक है सर। आतिफ भी उनकी तकलीद में खड़ा हुआ और फिर उन्हें गेट तक जाकर रुखसत करने के बाद जेब से मोबाइल निकालकर इमरान को कॉल करने लगा, क्योंकि वो उसके साथ मिलकर कोई मुनासिब लाहे अमल तय करना चाहता था। हेलो, इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम सेठ फाजिल बोल रहे हैं। जी सेठ साहब, हुक्म करें। सेठ फाजिल बोला, इंस्पेक्टर साहब, हुक्म तो खैर क्या करना है, एक छोटी सी दरखास्त थी, लेकिन इससे पहले माजरत के हम आपको खुशामदीद न कह सकें। वैसे इसमें ज्यादा गलती तो इंस्पेक्टर इकराम की है, जिसने हमें आपकी आमद और अपनी रुखसती के मुतालिक पता न चलने दिया। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, इसका इजाला करने की कोशिश हम करेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, सेठ साहब, मैं आपकी बात समझने में नाकाम रहा हूँ। फाजिल अली के मुंह से एक मसनूई कहकहा बरामद हुआ। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं दिलशाद साहब, आपसे खूब निभेगी। इंस्पेक्टर ने कहा, सेठ साहब, काम की बात करें, वरना राब्ता मुनक़ता होने की सूरत में शायद आपको सुबकी महसूस हो। सेठ फाजिल बोला, इंस्पेक्टर साहब, राब्ता बहाल करना तो खैर हम जानते हैं, लेकिन चूंकि आप हमसे वाकिफ नहीं हैं, इसलिए इस गलती को नजरअंदाज करते हुए असल बात की तरफ आते हैं, और वो ये है कि साहिल समंदर पर बने हुए हट से आपने कुछ माल बरामद किया है और उसके साथ दिलदार अली और शमशीर नाम के 2 आदमी भी गिरफ्तार किए हैं। तो जनाब, अर्ज ये है कि वो माल इन्हीं आदमियों के हवाले करते हुए अगर आप उन्हें अगले चंद मिनटों में रिहा कर दें तो ऐन नवाजिश होगी। आपका नजराना घंटे आधे घंटे में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, सेठ साहब, मैं लानत भेजता हूँ रिश्वत लेने वाले पर और 2 दफा लानत भेजता हूँ रिश्वत देने वाले पर। अगर तुम्हारा कोई बंदा थाने आ गया है तो वापस नहीं जा सकेगा, और दुआ करो कि दौरान तफ्तीश वो तेरा नाम न ले लें, वरना जल्द बिल मुशाफा मुलाकात भी हो जाएगी। फाजिल अली बोला, मिस्टर दिलशाद, तूने परसों का अखबार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तब भी हम एक खबर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। एक 10 साला बच्ची का गैंग रेप हुआ, कहीं और नहीं, अपने रोशनियों के शहर कराची में। बेचारी की लाश ही वालिदैन को मौसूल हो सकी। ये तो वैसे एक लिहाज से अच्छा हुआ, क्योंकि अब वो वैसे भी किसी के काबिल नहीं रही थी। बहरहाल हमारा बात करने का मकसद ये है कि वो बच्ची बिल्कुल आपकी बेटी की हम उम्र थी, बस चंद माह का फर्क होगा। इंस्पेक्टर बोला, तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी जुर्रत के मेरी बेटी की तरफ मैली नजरों से देखो। गुस्से की शिद्दत से उसकी बात मुकम्मल ना हो सकी। फाजिल अली बोला, इंस्पेक्टर, हम तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम कब तक पहरा बिठाओगे अपनी लाडली पर? यूं भी पुलिस के सिपाही जितने मुस्तैद होते हैं वो तुम खूब जानते हो, कम से कम मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस दफा उसकी बात का जवाब दिए बगैर इंस्पेक्टर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सेठ फाजिल बोला, इसका मतलब है इस इंस्पेक्टर का कुछ करना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने मुलाजिम को बुलाने के लिए बेल दी। एक उधेड़ उम्र मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। जी सेठ साहब, शेरे को बुलाओ। मुलाजिम दोबारा जी सेठ साहब कहता हुआ कमरे से निकल गया। चंद लम्हों बाद शेरा अंदर दाखिल हुआ। सलाम सेठ साहब। सलाम के जवाब में फाजिल अली ने सर हिलाते हुए कहा, शेरे, ये नया इंस्पेक्टर थोड़ी गर्मी दिखा रहा है। शेरा बोला, आप हुक्म करें सेठ साहब, ठंडा कर देते हैं। असल में पठान है ना, सोचता कम है और बोलता ज्यादा है। फाजिल अली ने हैरानी से पूछा, पठान है? किस इलाके से ताल्लुक है? शेरा बोला, इलाके का तो पता नहीं है सेठ साहब, इतना मालूम है कि कौमियत पठान है, अलबत्ता इसकी पैदाइश यहीं कराची की है। सेठ खुशी से बोला, ये हुई ना बात, शायद इसके शैतानी दिमाग में कोई नया मंसूबा परवरिश पा चुका था। बोला, अब ये बताओ कि अपने किस किस आदमी का नाम NON तंजीम के रुकन के तौर पर उनके पास रजिस्टर्ड है। शेरा कुछ न समझने वाले अंदाज में बोला, कोई 6-7 बंदे होंगे सेठ साहब। सेठ फाजिल बोला, बहुत हैं, तुम बैठो और गौर से हमारी बात सुनो। शायद ये शेरे की जिंदगी का पहला मौका था कि फाजिल अली खान ने उसे अपने साथ बैठने की दावत दी थी। वो झिझकते हुए बैठ गया और फाजिल भी उसे तफसील से अपना मंसूबा समझाने लगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.